हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ओके, और आप 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी बहुत ही उम्दे तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैसेज पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, संदेश संदेश बेस्ड, जैसे पूछता है कि इस पैसेज का संदेश क्या है, इस पैसेज से ऑथर जो है क्या संदेश देना चाहता है, इस पैसेज का मतलब क्या है, इस पैसेज का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे आज के सेशन में। ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली इतने टाइप से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, टिल नाउ यदि आप पिछले 5 साल के पेपर को देखें तो आप देखेंगे कि इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे संदेश पे आधारित प्रश्न, संदेश पे आधारित प्रश्न। ओके, मैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, संदेश पे आधारित प्रश्न आप देखोगे तो 2020 में 2020 में 4 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 23 में 9 क्वेश्चन आया हुआ था, 24 में 3 क्वेश्चन और 25 में 8 क्वेश्चन। ओके, दूसरी तरफ देखो क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन, गद्दास के मुख्य सार, ठीक है, पे आधारित प्रश्न। धीरे धीरे आप देखो तो धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ईयर बाइज ईयर इंक्रीज होती जा रही है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि इनका जो आंसर होता है वो पैसेज में डायरेक्टली मेंशन होता है। ठीक है ना। सो आप देखो तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 2022 में 17 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ गया था। ठीक है, 2022 में 17 क्वेश्चन मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना। आप देखो इम्प्लीकेशन, निहितार्थ, ठीक है ना, निहितार्थ के आधार पे आप देखो तो 2020 में 4 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल क्वेश्चन नहीं आएगा। यूपीएससी जो है आपको पता है कि अनिश्चितता का खेल है। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, इन सभी टाइप के क्वेश्चन को और उनसे रिलेटेड जो टूल्स है, जो टेक्निक है, उनकी जो पहचान है, ठीक है, उनका जो तौर तरीके हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, निष्कर्ष बेस्ड क्वेश्चन आप देखो तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 5 साल में, 2020 से और 2025 तक। और पूर्व धारणा पे आधारित अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पे आप देखो तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। आप देखो 2020 में 11 क्वेश्चन, फिर 21 में 9 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 7 क्वेश्चन और 24 में 11 क्वेश्चन और 25 में 13 क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी भर भर के क्वेश्चन इसी सेगमेंट से आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी हमें पूर्व धारणा पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे हम करते हैं, ठीक है, फटाफट वो जरूर हम सीखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने टाइप के प्रश्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है उन सभी टाइप के प्रश्नों को हम देखेंगे, सीखेंगे अलग अलग सेशन में। ठीक है, तो आपने देखा कि आज का जो सेशन है, इसके पहले वाले सेशन में हमने आपको बताया है कि इन पैसेजेस को एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, ठीक है, हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस सेशन में देख रहे हैं कि मैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, संदेश पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं कि संदेश होता क्या है। ठीक है, तो देखो कोई भी ऑथर अगर पैसेज देता है, पैसेज कुछ लिखा हुआ है, तो उसके पीछे उसका कुछ पर्पज रहा होगा, कुछ उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, उस पैसेज के माध्यम से रीडर को ऑथर कुछ कहना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, उस पैसेज का संदेश होता है। हमें ये उस पैसेज में सर्च करना होता है कि उस पैसेज का संदेश क्या है, उस पैसेज के माध्यम से ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या हमको बतलाना चाहता है, क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये छोटी बात नहीं है, हम इस चीज को एक लाइन में नहीं बता पाते हैं। हम तभी इस बात को बता पाएंगे कि उस पैसेज का संदेश क्या है जब हम पूरे पैसेज को समग्र रूप से हम समझते हैं और उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना। ठीक है, तो क्या होता है, इसी पैसेज का संदेश क्या होता है, वह मुख्य विचार या सीख होता है जो लेखक पूरे गद्यांश के माध्यम से पाठक तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, यह केवल तथ्य नहीं होता है, यह केवल तथ्य नहीं होता है, या केवल कोई एक उदाहरण नहीं होता है, या कोई एक लाइन नहीं होती है। ठीक है, यह लेखक की दृष्टि, एटीट्यूड, ठीक है, उद्देश्य, पर्पज, चेतावनी, सुझाव, नैतिक निष्कर्ष को दर्शाता है। और ये चीजें आप तभी बता पाएंगे जब आप क्या करेंगे, पूरे पैसेज को बहुत ही अच्छे ढंग से
समझते हो, ठीक है। सो सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो क्या समझाना चाहता है या सीख देना चाहता है ऑथर, वो वही चीज क्या होती है, संदेश होता है पैसेज का, ठीक है। वह संदेश वह होता है जो पूरे गद्यांश को एक वाक्य में समेट दे, ठीक है। पूरे गद्यांश का मतलब आप अगर एक वाक्य में बता दे रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब ये कहिए सागर में गागर में सागर, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, संदेश होता है। नाउ इसका सीसेट में क्या महत्व है, क्यों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका ये जो है सीसेट में इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप समग्र समझ रखते हैं कि नहीं, पैसेज को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि नहीं, ठीक है, पैसेज को आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यह जांचता है कि पूरे गद्यांश को एक इकाई के रूप में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और उस लेखक का उद्देश्य को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, वो क्यों पैसेज लिखा हुआ है, या जो भी पैसेज लिखा हुआ है, जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। वो अगर कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, तो इस बात को हमें अगर हम बता पा रहे हैं तो वही क्या होता है, किसी गद्यांश का क्या होता है, संदेश होता है ना। किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे ये गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है, मुख्य संदेश क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, मूल भाव क्या है, ठीक है, गद्यांश का मूल भाव क्या है, सेंट्रल केंद्रीय विचार क्या है, सेंट्रल आइडिया, कोर आइडिया, मेन आइडिया क्या है, ठीक है, और उद्देश्य क्या है, इस पर्पज का, इस पैसेज का उद्देश्य क्या है, इस पैसेज का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं मैसेज बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं संदेश पे आधारित प्रश्न, तो इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं या हमें करना चाहिए। अगर आप देखें, ठीक है, तो हल करने की क्या रणनीति है, पूरे गद्यांश को पढ़े, न कि केवल एक लाइन, ठीक है। बहुत जगह आप सुनते होंगे कि पैसेज दिया हुआ है तो पहली लाइन पढ़ लो और सबसे अंतिम लाइन पढ़ लो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। और खास तौर से अगर संदेश पे बेस्ड क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ द पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस केस में तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले चाहे किसी भी टाइप के प्रश्न को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो हमें मेन आइडिया को पकड़ना ही पड़ेगा, कोर आर्गुमेंट, ठीक है ना, मुख्य बिंदु को, सेंट्रल आइडिया को हमें पकड़ना ही पड़ेगा। और वो तभी हम पकड़ पाएंगे जब हम पूरे पैसेज को पढ़ें, समझे, ठीक है। संदेश जो है पूरे गद्यांश से निकलता है, न कि एक उदाहरण से या एक लाइन से, ठीक है ना। उदाहरणों, कोई भी उदाहरण संदेश नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण एक सेंटेंस होगा, ठीक है, और एक सेंटेंस संदेश नहीं हो सकता, ठीक है। लेखक उदाहरण समझाने के लिए देता है, ठीक है ना, संदेश उदाहरण नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या करते हैं, जो चरम है, अति रंजित विकल्पों से सावधान रहे, जैसे जिसमें ओवर एग्जैजरेशन हुआ है, अतिशयोक्ति की बात कही गई है, आपको एक हाशिया पे रख रहा है, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट आपको एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, उस स्टेटमेंट से हमें बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीजों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है ना, एक्सट्रीम ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेखक की भावना को हमें पहचानना चाहिए कि भाई वो उसका भावना क्या है, ठीक है, वो चेतावनी दे रहा है, या कोई सुधार का सुझाव दे रहा है, या किसी प्रवृत्ति का आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, या किसी प्रवृत्ति का वो बड़ाई कर रहा है, तो उसका टोन क्या है, ठीक है ना, मूड क्या है ऑथर का, तो इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए। नाउ यूपीएससी समानता संतुलित बैलेंस उत्तर देता है। आपको पता है कि जो भी आप आंसर लिखते हो मेंस में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग आंसर भी लिखते होंगे, तो हमेशा ये सजेस्ट क्या किया जाता है कि जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है। नाउ तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि इस पैसेज का मुख्य संदेश क्या है, ठीक है, इस पैसेज का मुख्य संदेश क्या है, ठीक है, इस पैसेज के माध्यम से ऑथर क्या संदेश देना चाहता है, क्या एक्चुअली में कहना चाहता है। तो अगर पैसेज देखें तो आज के तेज जीवन शैली में लोग केवल भौतिक सफलता को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं। भौतिक सफलता, आपके पास घर, जमीन जायदाद, घोड़े गाड़ी, ठीक है ना, आलीशान बिल्डिंग, पैसे, ठीक है ना, ये सबको सफल मानते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास ये सब है, भले ही वो गंवार हो, पढ़ा लिखा न हो, ठीक है, उस व्यक्ति को सफल मानते हैं, ठीक है, बोलते हैं पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो आज के तेज जीवन शैली में लोग केवल भौतिक सफलता को ही
जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं। ठीक है, नाउ अधिक धन और पद की चाह में वे मानसिक शांति, पारिवारिक संबंध और स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप तनाव, अवसाद और असंतोष बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वास्तविक सुख केवल संतुलित जीवन और आंतरिक संतोष से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऑथर क्या कहना चाहता है? ऑथर ये कह रहा है, वो ऑथर ये नहीं कह रहा है कि भाई पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, भौतिक जो धन दौलत है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहा है उसके पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ जाने के मतलब ये है कि बाकी सब चीजों को उपेक्षा कर रहे हो। परिवार संबंध खराब हो रहा है, ठीक है, तलाकें हो रही हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मन में शांति नहीं है। ठीक है, डर है अगर ज्यादा अधिक धन दौलत आप कमा लिए तो कहीं किडनैप ना हो जाए, ठीक है, कहीं आपको कोई मार ना दे, किडनैप करके कहीं फिरौती ना, तो मतलब क्या है, मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के वजह से ये हो रहा है। तो ऑथर क्या करना चाहते हैं, जो वास्तविक सुख है, वास्तविक जो सुख है वो संतुलित जीवन और आंतरिक संतोष में है। ठीक है, नाउ मुख्य संदेश क्या है, ऑथर इस पैसेज के माध्यम से क्या कहना चाहता है, पाठक को क्या समझाना चाहता है। तो आप देखो, आधुनिक जीवन शैली तनाव का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, सही बात है, और ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, संदेश कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता है, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ देखो, धन और पद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। धन और पद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, ये ऑथर नहीं कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑथर का विचार नहीं है, ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। मानसिक शांति के बिना जीवन निरर्थक है, ऐसा तो नहीं कह रहा है कि आपके पास धन दौलत नहीं है, केवल मानसिक शांति ही होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन सी है वो आपको अतिशयोक्ति कर रहा है। ठीक है, आपको एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, तो इस तरह के ऑप्शन को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, संतुलित जीवन और आंतरिक संतोष ही वास्तविक सुख का आधार है। ऐसा भी नहीं कह रहा है कि भाई यही सुख है, ठीक है, वो उसका आधार है, इसके साथ साथ वो धन दौलत, जमीन जायदाद, महल अटारी, ये सब चाहिए। ठीक है, लेकिन संतुलित जीवन और आंतरिक संतोष ही क्या है, वास्तविक सुख का आधार है। इससे वास्तविक जो रियल हैप्पीनेस मिलता है वो इसी से मिलता है, और यही चीज है जो ऑथर जो है पाठक को समझाना चाहता है, मतलब हमें और आपको समझाना चाहता है। तो आपका मेन जो संदेश है वो क्या है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ। आप इसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और खुद से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज के समय में प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज के जीवन में प्रतिस्पर्धा जो है जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, प्रेरित करती है, किंतु नाउ ही चेंजिंग हिज स्टांस। ठीक है, किंतु जब यह अस्वस्थ हो जाती है तब ईर्ष्या, तनाव और नैतिक पतन को जन्म देती है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो, ठीक है ना, और प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, बाद में पता चला कि भाई हमसे जो अदर मतलब रिजर्वेशन की वजह से हमको हमारा सीट नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, दुखी हो जाओगे ना, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके प्रति अपने मन में कुंठा लाओगे, ठीक है ना, ईर्ष्या करोगे, द्वेष भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, अतः प्रतिस्पर्धा को आत्म विकास का साधन बनाना चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। क्लियर है? सो मुख्य संदेश क्या है, इस पैसेज का मुख्य संदेश क्या है? ठीक है, प्रतिस्पर्धा जीवन में अनिवार्य है। देखो, कह रहा है प्रतिस्पर्धा जीवन में कंपल्सरी है, ऑथर क्या कर रहा है, किंतु ये समस्याएं है, ठीक है ना, तो ये आपको क्या है, एक एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर? नाउ प्रतिस्पर्धा से तनाव उत्पन्न होता है, ये बात भी सही है, ठीक है, लेकिन क्या ये जो स्टेटमेंट है प्रतिस्पर्धा से तनाव उत्पन्न होता है, ये पूरे पैसेज का निचोड़ है? नहीं है, तो इसलिए ये आपका नहीं हो सकता। क्लियर? अब देखो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाज के लिए हानिकारक है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाज के लिए क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को संतुलित और सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को संतुलित और सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए। नाउ आप देखो, ये दोनों बात,
ये दोनों बात जो है आपको लग रहा है काफी क्लोज, मतलब स्टेटमेंट है, काफी क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक तो सही है, बाकी पहले और दूसरा सही नहीं है, ठीक है। तो में संदेश क्या होगा, संदेश जो होगा वो ब्रॉडर लेवल पे होगा, पूरे पैसेज बाहर से नहीं, पैसेज के बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, ठीक है। पैसेज के अंदर रहकर पूरे पैसेज को ये शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है। इसमें देखो, प्रतिस्पर्धा को संतुलित और सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए, ठीक है। नाउ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाज के लिए हानिकारक है। तो इन दोनों में ब्रॉडर सेंस कौन देता है, तो आपका ऑप्शन सी दे रहा है, क्लियर है। और पैसेज में कह रहा है किंतु जब यह अस्वस्थ हो जाती है तब ये सब चीजें क्या होती है, उत्पन्न होती है। अतः प्रतिस्पर्धा को आत्म विकास का साधन बनाना चाहिए, न कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये पूरे पैसेज का एक पूरे पैसेज को अपने आप में समाया हुआ है। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, क्लियर। नाउ अब देखो अगला पैसेज है, आप इस पैसेज को पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो। तो अगर देखो, कह रहा है कि विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की है, सही बात है। देखो पैसेज में जो भी बात ऑथर कह रहा है उसको हम सही मानेंगे, बस यही है कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ठीक है ना। तो पैसेज के बाहर जाके हमें बिल्कुल ही नहीं सोचना है, क्लियर, ठीक है। और पैसेज में ऑथर जो कुछ भी कह रहा है, चाहे रियल व्यवहारिक लाइफ में वो बात सही हो या गलत हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पैसेज के बाहर हमें सोचना भी नहीं है, पैसेज के बाहर जाना नहीं है, ठीक है। पैसेज के बेसिस पे ही हमें उत्तर देना है। अगर पैसेज में कह रहा है दिन को रात बोल रहा है, तो हमें भी दिन को रात ही मानना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दूसरा, विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की है, ठीक है, परंतु यदि वैज्ञानिक विकास नैतिक मूल्य से रहित हो तो वह मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं कि विनाशकारी होता ही है, अवैज्ञानिक विकास जो है विनाशकारी होता है, हमेशा नहीं। वो कह रहा है ये किंतु वैज्ञानिक विकास नैतिक मूल्यों से रहित हो, ठीक है, तो वह मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मानवता के लिए विनाशकारी कब सिद्ध होगा, जब जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो वैज्ञानिक विकास है, वो क्या हो, नैतिक मूल्यों से रहित हो, तभी होगा, ठीक है। इसलिए विज्ञान का उपयोग मानवीय कल्याण के लिए होना चाहिए, ठीक है। नाउ इस गद्यांश का, इस पैसेज का संदेश क्या है, इस पैसेज के माध्यम से ऑथर जो है क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। सो देखिए, विज्ञान मानव जीवन को सरल बनाता है, ये सही बात है, और ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। वैज्ञानिक विकास को रोका जाना चाहिए। देखो अति सर्वत्र वर्जते, ऐसा तो नहीं कह रहा है ना कि वैज्ञानिक विकास को रोका जाना चाहिए, कह रहा है अगर वैज्ञानिक विकास क्या हो, नैतिक मूल्यों से रहित हो, तब ये विनाशकारी होगा, क्लियर। तो इसलिए ये क्या होगा, नैतिकता के बिना विज्ञान खतरनाक हो सकता है, ठीक है। विज्ञान और नैतिक मूल्यों का समन्वय आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि नैतिकता के बिना विज्ञान खतरनाक हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। वो क्या कह रहा है, विज्ञान और नैतिक मूल्यों का समन्वय आवश्यक है, एक सामंजस्य होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, डी है, क्लियर। नाउ अगला पैसेज पढ़िए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नाउ क्या है कि आज के समय में सूचना की उपलब्धता बहुत अधिक हो गई है। आप देखो ना, गूगल करके बहुत सारे सूचनाएं आपको अवेलेबल मिलेगी, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सारी सूचनाएं अवेलेबल है, ठीक है। सो आज के समय में सूचना की उपलब्धता बहुत अधिक हो गई है, लेकिन समझ की गहराई कम होती जा रही है, समझ की गहराई कम होती जा रही है। लोग तेजी से सूचनाएं तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उनका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक समय और धैर्य नहीं रखते, ठीक है। इसका परिणाम यह होता है कि निर्णय भावनाओं या अधूरी जानकारी के आधार पर लिया जाता है। लोकतांत्रिक समाज में यह प्रवृत्ति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि नागरिकों के निर्णय ही शासन की दिशा को तय करता है। अब देखो, कोई पॉलिटिशियंस खराब हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड को हो, ठीक है ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, ठीक है,
और वो आपके चचेरे ममेरे फुफेरे या दोस्त का कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेटिव हो, तो आप किसको वोट देंगे? किस आधार पे आप वोट देंगे उसे? भावनाओं में बह के। वो व्यक्ति क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, ठीक है, तो आप भावनाओं में बह के वोट दे देंगे। क्या वो अगर जीतेगा तो आपके लिए काम करेगा, या समाज के लिए वो कैसा व्यक्ति रहेगा? पॉलिटिशियन बन जाने से वो उसका स्वभाव थोड़ी नहीं बदल जाएगा, प्रवृत्ति तो वही रहेगी, ठीक है। नाउ तो ऐसे व्यक्ति, मतलब आपका निर्णय वो लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए वो सही नहीं होगा, ठीक है। नाउ इस उपरोक्त गद्यांश का मुख्य आशय क्या है, ठीक है। इस मुख्य आशय मतलब इस ये क्यों लिखा गया है, क्या पर्पज है इस पैसेज का, या जो भी ऑथर कह रहा है इस पैसेज के माध्यम से क्यों कह रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। सूचना की अधिकता से समाज को लाभ हुआ है, लाभ होता है, ऐसा नहीं कर सकते लाभ हुआ ही है, क्योंकि सूचना अधिक मिल रही है और लोग बिना उसके गहराई में जाए उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसी हिसाब से गलत है कि सही है डिसीजन ले रहे हैं, और ऐसे डिसीजन जो है लोकतांत्रिक समाज के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। तेज निर्णय लेना आधुनिक समाज की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं कर रहा है कि तेज निर्णय लेना ही है, समझ रहे हैं ना। बिना विश्लेषण की सूचना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, भावनात्मक निर्णय हमेशा गलत होते हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशंस में लिए गए डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। अब हमेशा शब्द यूज हो रहा है, ऑलवेज यूज हो रहा है, इट मींस ये आपको एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे, और ये सही, ये जो स्टेटमेंट है वो पैसेज का मतलब नहीं हो सकता, इस पैसेज का आशय तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ये। नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, आपके पास बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सी, तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है। बिना विश्लेषण की सूचना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, और इस पैसेज के माध्यम से ऑथर यही संदेश देना चाहता है, इस पैसेज का मतलब भी यही है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इतने छोटे छोटे एग्जांपल तो एग्जाम में नहीं आते हैं आजकल के देश में, देख रहे हो, लेकिन इन छोटे छोटे पैसेज से हम अपने कॉन्सेप्ट को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि हम संदेश से रिलेटेड जो प्रश्न है उनका उत्तर कैसे देना है, ठीक है। आप देखो, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति में विवेक, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना भी होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, क्या हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक अच्छे इंसान तो बन जाएंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे जीवन में या कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें उसको बहुत ही ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ आप दे सकते हैं। समझ, एक आपको ये यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है आपको सुलझ एक इंसान बना देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो आज के डेट में आप देखो तो सीट कितना है, ऑलमोस्ट 1000 के नियर अबाउट आती है, और कितने लड़के प्रीलिम्स अपीयर होते हैं, लगभग 10 लाख 11 लाख 12 लाख नियर अबाउट इसके, या जितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्या उन सभी को नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो जिनको मिलती है वो बहुत अच्छे हैं और जिनको नहीं मिलती है वो बहुत ही खराब है, डम है, गए गुजरे हैं, नहीं। क्लियर है। यदि शिक्षा प्रणाली केवल अंक और डिग्री तक सीमित रह जाए तो समाज के लिए जागरूक नागरिक तैयार नहीं कर पाती है। यदि शिक्षा प्रणाली केवल अंक और डिग्री तक ही सीमित रह जाए तो यह समाज के लिए जागरूक नागरिक तैयार नहीं कर सकती। ऐसी शिक्षा अल्पकालिक सफलता तो दिला सकती है, लेकिन दीर्घकाल में सामाजिक असंतुलन को जन्म देती है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑथर कहना क्या चाहता है, ये एक तो है शिक्षा के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है ना। और कैसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए, कैसी शिक्षा, लेखक के अनुसार शिक्षा की सबसे बड़ी कमी कब उत्पन्न होती है? लेखक के अनुसार शिक्षा की सबसे बड़ी कमी कब उत्पन्न होती है? जब शिक्षा रोजगार दिलाने में असफल हो, जब शिक्षा रोजगार दिलाने में असफल हो। शिक्षा का मतलब रोजगार ही नहीं होता है, पैसेज में बोल रहा है, इसलिए आपका ये आंसर नहीं हो सकता। जब शिक्षा नैतिक और सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा करे, यही कहना चाहता है।
शिक्षा केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, अंक, डिग्री, ये डिग्री और नौकरी रोजगार के लिए नहीं है। आपको शिक्षा नैतिक और सामाजिक मूल्यों की वैल्यू करना है, उनका सम्मान करना है। ठीक है, जब उपेक्षा करते हैं तो शिक्षा की सबसे बड़ी कमी महसूस होती है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है? जब शिक्षा प्रणाली कठिन हो, नहीं ले सकते, जब शिक्षा सभी के लिए समान ना हो। ठीक है, ये सब बिना मतलब की बातें हैं। तो आपका क्या है? ये करेक्ट चॉइस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैसेज देखो, एक बार पैसेज को पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो। ठीक है, आप देखो कि आधुनिक समाज में सफलता को प्रायः धन, पद और प्रतिष्ठा से मापा जाने लगा है। आधुनिक समाज में सफलता को प्रायः धन, पद और प्रतिष्ठा से मापा जाने लगा है। इसका कारण व्यक्ति निरंतर प्रतिस्पर्धा और दबाव में जीवन व्यतीत करता है। इसके कारण व्यक्ति जो है निरंतर प्रतिस्पर्धा और दबाव में जीवन व्यतीत करता है। हालांकि भौतिक उपलब्धियां जीवन को सुविधाजनक बनाती हैं, परंतु वे मानसिक शांति की गारंटी नहीं देती हैं। ठीक है, जिसके पास जितना धन दौलत है वो उतना ही परेशान है। सुकून में सबसे ज्यादा कौन है? जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। जय श्री राम। ठीक है, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य केवल बाहरी मानकों के आधार पर तय करता है, तब असफलता की स्थिति में वह आत्मसंदेह और निराशा का शिकार हो जाता है। ठीक है, संतुलित जीवन के लिए यह आवश्यक है, संतुलित जीवन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं, सीमाओं और आंतरिक संतोष को भी समान महत्व दे। ठीक है, नाउ मुख्य संदेश क्या है? इस पैसेज का मुख्य संदेश क्या है? ठीक है, सो भौतिक सुखों का महत्व दिया गया है, प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न सामाजिक विकास, सफलता की संकीर्ण परिभाषा की आलोचना, मानसिक रोगों के कारण। ठीक है, मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या है इसका? भौतिक सुखों का महत्व। क्या इसमें ऑथर जो है भौतिक सुखों का महत्व, इंपॉर्टेंस के बारे में कर रहा है? नहीं कर रहा है। प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न सामाजिक विकास की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सफलता की संकीर्ण परिभाषा की आलोचना कर रहा है कि जिस तरीके से सफलता को डिफाइन किया गया है, उस भावना का ऑथर क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? मानसिक रोगों के कारण नहीं, ये नहीं हो सकता। सो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। क्लियर? ओके, नाउ ये 25 में पूछा गया प्रश्न है, आप एक बार इस प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, वीडियो पॉज करके प्रश्न को पढ़िए और देन आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नाउ हमारे देश में हथकर को परंपराओं का सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जा रहा है। मतलब क्या है? हथकर मतलब हैंडलूम। ओके, हैंडलूम जो इंडस्ट्री है, हैंडलूम, ठीक है ना, हथकरघा उद्योग, ठीक है ना, उसको अपने संस्कृति का हिस्सा मान लिए हैं। ठीक है ना, हमारे देश में हथकरों को परंपराओं के सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। ठीक है, यह विचार लोक नीति निर्माण का भाग बन गया है। ठीक है, और राज्य को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए वैध आधार प्रदान करता है। राज्य भी उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बना रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जो है हस्तकरघा जो उद्योग है, हैंडलूम जो उद्योग है, उसको अपने संस्कृति का हिस्सा मान लिए हैं। ठीक है, किंतु आज एकल रैखिक सत्य के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। लेकिन आज की डेट में जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो इसका विरोध कर रही है। संस्कृति परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है कि इनसे बड़े वर्गों की पहचान और इतिहास निर्गमित हुए हैं, कम की गई और कभी कभी बालात मतलब बल से दबाई गई पहचाने इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठीक है, इस पृष्ठपट मतलब इस अवधारणा के सम्मुख जब हथकरघे को पारंपरिक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इसकी उपेक्षा करना पसंद करेगा।
ठीक है, क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण संदेश को दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है? मतलब इस पैसेज के माध्यम से ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है रीडर को, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हस्तकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण से संबंध सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है भाई, लोग जब पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लोग जब मान ही नहीं रहे हैं आज के डेट में, जो जब लोग नहीं मान रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो पैसे से अलाइन है। भी देखिए, हस्तकरघा उद्योग को राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार कलाकृतियों और प्राचीन परंपराओं का परिरक्षण सुनिश्चित होता है। ये सही हो सकता है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये मेन मैसेज नहीं हो सकता है, मेन आइडिया नहीं हो सकता है, मेन संदेश नहीं हो सकता है, ठीक है। हस्तकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयां का आधुनिकीकरण, देखो मॉडर्नाइजेशन की बात तो नहीं कहा, आधुनिकीकरण की बात तो नहीं कहा है, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। हस्तकरघा उत्पादों को मशीन निर्मित अल्पकालिक डिजाइनर, इसकी भी चर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखो ऑथर जिस रूप में चर्चा कर रहा है उसी रूप में हमारा संदेश भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक पहला ऑप्शन है हस्तकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत से, प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों मान रहे हैं, हमारा जो संस्कृति परंपरा का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के तहत हैंडलूम को हम अपने संस्कृति का हिस्सा मान रहे हैं, यही गलत है, इसको नहीं मानना है। जब लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो मानना ही क्यों, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट मैसेज, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, आप एक बार पैसेज को पढ़ें और ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आप पैसेज को देखें तो यहाँ पे क्या कहे, भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर सुभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना कर रहा है, किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग है जो उनके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, ठीक है। हर राज्य जो है जो तापन के प्रभाव से जूझ रहा है, ठीक है, और उनके पास अपने अपने कारण है, अपने अपने रिसोर्सेज हैं, और उस रिसोर्सेज के माध्यम से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत सूखे जिलों को परिवर्ती मानसून वर्षा के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्र को अपने अनन्य चुनौतियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत और अपतट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को काम में लाने के लिए बड़े सहयोग उपलब्ध है, ठीक है ना। इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। ये सभी समस्याएं हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है ऑथर कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को दर्शाता है, ठीक है। मतलब यह है कि इस पैसेज के माध्यम से ऑथर क्या करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, तो हमें क्या सर्च करना है, मेन आइडिया, इस पैसेज का मुख्य बात क्या है, ठीक है। नाउ जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए न्यूनीकरण करना और अनुकूलन कार्य नीतियां अपनाना अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। क्या ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसका सामना करना केवल स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है? नहीं। सो ये नहीं हो सकता। भारत इतना विविधतापूर्ण है कि उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए कोई प्रभावी कार्यनीति या कार्यक्रम क्रियान्वित करना कठिन है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको एक हाशिए की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये आपका संदेश नहीं हो सकता। एक्सट्रीम मतलब आपको हाशिए में लेके जा रहा है, अति की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए अतिशयोक्ति है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता ना। उसी आप देखो जलवायु कार्य योजनाएं कार्यान्वित करना और
निबल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। क्या ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जिम्मेदारी कार्य योजना बनाना, ये सब भारत सरकार का कर्तव्य है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है? नहीं। तो ये भी चीज आपको एक हाशिए में लेके जा रहा है, इसलिए ये भी सही नहीं हो सकता। नाउ आप देखो 3 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया है सॉरी। तो जो एक ऑप्शन बचा है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आप देखो भारत के लिए राज्य क्षेत्र स्तर पर, राज्य और क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। मतलब राज्य स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे भी, मतलब देश के स्तर पे भी और रीजनल लेवल पे भी, ठीक है। सो इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को न्यूनीकरण के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सहभागिता जरूरी है और स्टेट गवर्नमेंट की, अपार्ट फ्रॉम दिस जो रीजनल प्लेयर है उनकी, मतलब सबकी सहभागिता जरूरी है। इसलिए आपका बेस्ट जो ऑप्शन है आउट ऑफ गिवन ऑप्शन, ये क्या है, आपका डी है। तो डी एक सही उत्तर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 25 का है, आप पढ़ें देखें। यदि सामाजिक क्या है, यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या, ठीक है, सामाजिक समस्या, असमानता, सामाजिक असमानता क्या है, सामाजिक असमानता भारत में क्या है, सामाजिक समस्या है, सबसे बड़ी सामाजिक समस्या, मतलब सोशल इनइक्वालिटी क्या है, सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम है भारत में। तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक, असुरक्षा तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है, ठीक है। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एक तो सोशल प्रॉब्लम, सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्या है, सामाजिक असमानता है सोशल प्रॉब्लम, और सबसे ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम क्या है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा है, ठीक है। जो लोग शासकीय गरीबी से, गरीबी रेखा के नीचे और उनके अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा से ठीक ठीक ऊपर है, अनेक प्रकार की संपत्ति और अथवा स्वास्थ्य जोखिमों, बाजार में घट बढ़, मतलब उतार चढ़ाव, रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न आर्थिक और असुरक्षाओं से प्रभावित है। कौन कौन प्रभावित है, वे लोग भी प्रभावित हैं जो सामाजिक असुरक्षा से, जो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है, वे लोग भी प्रभावित हैं जो गरीबी रेखा से ठीक ठीक ऊपर है, मतलब थोड़े ही ऊपर है, ठीक है। अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में इन असुरक्षाओं का न्यूनीकरण है। सरकार जो है, जो सरकारी नीतियां बना रही है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, इन्हीं असुरक्षाओं को कम करना, समाप्त करना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद द्वारा अति महत्वपूर्ण संदेश है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण संदेश है। तो आप देखो भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बहुत ही मुख्य सामाजिक समस्या है। नहीं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि गरीबी और सामाजिक असमानता, गरीबी से भी ऊपर क्या है, असुरक्षा है, ठीक है। इसलिए ये आपका संदेश नहीं हो सकता। भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता और असुरक्षा का प्राथमिक कारण है। देखो गरीबी ही आपको अति में लेके जा रहा है, आपको एक हाशिए की तरफ लेके जा रहा है, एक किनारे पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, गलत चॉइस है, ऑप्शन बी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी देखिए, गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़े हुए हैं, देखो गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़े हुए हैं कि वे भारत के लिए अनियंत्रित, देखो अगेन ये क्या है, आपको एक्सट्रीम अतिशयोक्ति है कि भाई इसका समाधान हो ही नहीं सकता, ठीक है। ध्यान रखो दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, ठीक है। और दूसरी बात से ये है कि समस्याएं अपने साथ समाधान लेके भी आती हैं। अब चाहिए क्या, हमें उस समस्या से जुड़े हुए समाधान पे दृष्टि डालनी चाहिए, उसको कैच करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। नाउ आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचा डी, तो डी विल बी द राइट आंसर। पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। देखो ये आपका क्या है, ऑप्शन सी सही, और पैसे से भी यही निकल के आ रहा है।
ठीक है, तो चले आगे बढ़े। नाउ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है।